हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश 360। और जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई हैज़ रिलीज द लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स फॉर द सेशन 2020 and 21 फॉर द बोर्ड क्लासेस 10th and 12th, and recently on 9th October I think they had released the papers, and as far as the English paper is concerned there were some changes regarding comprehension, regarding reading section। जैसा कि पहले आपको पता है कि इस बार उन्होंने केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज ऐड किया है जो कि वर्बल एंड विजुअल इनपुट्स पे भी हो सकता है। तो हम उन्हीं पैसेजेस को आज सॉल्व करेंगे। मैंने वो दोनों एग्जांपल्स लिए हैं उसी सैम्पल पेपर से, एंड विल सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज। और इसके अलावा भी अगर आपको डिटेल में ये स्टडी करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दीज पैसेजेस, simple passages and case based passages, then you can go through those videos which I have already made, and you can find those videos on my channel English 360। और इसके अलावा अगर जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स है 10th इंग्लिश से रिलेटेड जो भी सीबीएसई ने ऐड किया, एनालिटिकल पैराग्राफ्स, situation based letters and some section of writing or grammar also, so you can watch that playlist, all the videos in that playlist। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि यू विल हैव फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया एज टू हाउ टू गो अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस। देखिए हम पहला पैसेज स्टार्ट करते हैं कि द चॉइसेस वी मेक ऑन अ डेली बेसिस, वियरिंग अ सीट बेल्ट, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स correctly or purposely, staying out of any dangerous situation, can either ensure our safety and or bring about potentially harmful circumstances। तो देखिए यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जो हम डे टू डे बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जो चॉइसेस हमारी रहती है, जो करना हम चूज करते हैं, जो भी वर्क, चाहे यहाँ अगर सेफ्टी की बात हो तो सीट बेल्ट पहनेंगे नहीं पहनेंगे, हैवी ऑब्जेक्ट्स को सही तरीके से उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या कोई भी डेंजर सिचुएशन हो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे या उसे अवॉइड करेंगे। तो ये सब बातें इंश्योर करती है कि हम कितना सेफ रहेंगे, या हो सकता है कि कुछ भी बुरा हमारे साथ, कुछ भी हार्मफुल हो सकता है अगर हम उनको अपने आप को उन चीजों में इन्वॉल्व करते हैं। You and I need to make a decision that we are going to get our lives in order, exercising self-control, self-discipline and establishing boundaries and borders in our lives are some of the most important things we can do। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि आपको और मेरे को, मतलब हर एक पर्सन को अपना खुद का डिसीजन लेना है कि क्या हम अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज्ड वे में जीने वाले हैं या नहीं है, एक ऑर्डर्ड वे में। हमें खुद को सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहिए, और हमें खुद अपने लाइफ के अंदर बाउंड्रीज और बॉर्डर्स एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए करना, क्योंकि हमें खुद वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि हम यहाँ तक, मतलब कि हाँ इन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और इन चीजों से दूर रहेंगे। A life without discipline is one that is filled with carelessness। We can think it's kind of exciting to live life on the edge. We like the image of yeah, that's me living on the edge. Woo! It has become a popular way to look at life. But if you see, even highways have lines which provide margins for safety while we are driving। डिसिप्लिन के बिना जो लाइफ है वो केयरलेसनेस से भरा हुआ है, मतलब उसमें लाइफ के अंदर कोई डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो केयरलेसनेस हद से ज्यादा होगी। वी कैन थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एक्साइटिंग टू लिव लाइफ ऑन द एज। लिविंग लाइफ ऑन द एज का मतलब क्या है? जब आप बिना डिसिप्लिन के लाइफ आप जीते हैं इस तरीके से, तो कहते हैं कि आप ये सोचते होंगे कि शायद ये एक्साइटिंग हो, बड़ा एडवेंचरस हो, जिंदगी को इस तरीके से खतरनाक तरीके से जीना, ठीक है। और हम ऐसा भी सोचते हैं अपने खुद के बारे में, अगर ऐसा लगे हम ऐसे जी रहे हैं तो ये दैट्स मी लिविंग ऑन द एज, वी बिकम वेरी हैप्पी कि हम इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, मतलब खतरों के खिलाड़ी हैं। बट ऐसा नहीं है। It has become a popular way to look at life, but if you see, even highways have lines which provide margins for our safety while we are driving। तो देखिए एक नेचर का एक रूल ये कहता है कि हर एक चीज के अंदर we need to draw a line। मतलब ऐसा नहीं कि हम indisciplined life we can get away with it all the time, ऐसा नहीं होगा। कि इवन हाईवेज अगर हम देखते हैं, रोड पे जब हम ड्राइव करते हैं तो उनमें भी लाइंस होती है, वो भी हमारे सेफ्टी मार्जिन शो करता है। इसी तरीके जिंदगी में भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, कुछ लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए कि इन चीजों में हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है और इन चीजों में नहीं करना है। If we go over one side, we'll go into the ditch. If we cross over the line in the middle, we could get killed। तो देखिए कहते हैं कि अगर हम एक साइड चले जाएंगे, ठीक है, तो हम खाई में गिर जाएंगे अगर हम उस लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो हाईवेज पे होगी। और अगर हम लाइन को क्रॉस करके मिडिल में चले जाएंगे तो देयर में बी एन एक्सीडेंट, अ फैटल एक्सीडेंट कुड बी देयर एंड वी कुड गेट किल्ड।
and we like those lines because they help to keep us safe. Sometimes we don't even realize how lines help to keep us safe. और हमें वो लाइंस पसंद आती है हाईवेज पे जो होती है, क्योंकि वो हमें सेफ रखती है, वो एक बाउंड्रीज डिसाइड करती है कि किस और हमें चलना है, किस और जो वहाँ पे व्हीकल जा रहे हैं उनको जाना है, ठीक है। और हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि किस तरह से वो लाइंस हमें सेफ रखती है। I'm not proud of this, but for the first 20 years of my life at work, I ignored my limits. I felt horrible physically most of the time. I used to tell myself, I know I have limits and then I have reached them, but I'm going to ignore them and see if or how long I can get by with it. तो यहाँ पे राइटर कहता है कि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ जिस पर मुझे प्राउड नहीं है, ऐसा नहीं, मैं प्राउडली बता रहा हूँ कि पहले 20 ईयर्स जो मेरी लाइफ के थे तो मैंने अपनी लिमिट्स को इग्नोर किया। मैं बड़ा हॉरिबल फील करता था, बड़ा मतलब भयानक फील करता था फिजिकली ज़्यादातर समय, और मैं अपने आप को बताता था कि मुझे पता है मेरी लिमिट्स है और मैं उन लिमिट्स के पास पहुंच गया, उन्हें क्रॉस करने वाला हूं और मैं उन्हें इग्नोर भी करने वाला हूं। मतलब अब लिमिट क्रॉस भी हो सकती है और देखता हूं कि कब तक ऐसा चलता है। आई रैन टू डॉक्टर्स ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ फील बेटर थ्रू पिल्स, विटामिन्स, नेचुरल स्टफ एंड एनीथिंग आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन। तो देखिए मैं थोड़ा डेस्परेट फील करने लगा था जब मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लगा, राइटर कहता है। तो मैं डॉक्टर्स के पास गया उन जाके, ताकि मुझे वो बेटर फील करवा सके, पिल्स के जरिए, विटामिन के, नेचुरल स्टफ या जो भी चीज़ें, मतलब एनीथिंग आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन, जो भी चीज़ें मेरे हाथ लगती, मैंने हर वो चीज़ ट्राई की अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए। Some of the doctors would tell me it just stress, that just made me mad. I thought stress meant you don't like what you do or cannot handle life, and I love what I do. कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि ये स्ट्रेस है, दे टर्म्ड इट स्ट्रेस, बट इस बात से मैं थोड़ा और पागल सा हो गया। मैंने सोचा कि स्ट्रेस तो वो होता है जब आप जो चीज़ें करते हो वो आपको पसंद नहीं होती और आप ज़िंदगी को हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है जो मैं करता हूँ, जो मैं बाउंड्रीज क्रॉस करता हूँ या फिर मैं ज़िंदगी में एडवेंचरस या रिस्की लाइफ जीता हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है। बट आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ, ट्रैवलिंग, डूइंग स्पीकिंग एंगेजमेंट्स एंड सो ऑन, सिंपली एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ। लेकिन मैं अपने आप को और पुश करता रहा और लिमिट्स क्रॉस करता रहा, ठीक है, ट्रैवल करता रहा, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स करता रहा और इस तरह से अपने आप को और थकाता गया और मैंने अपने आप को की लिमिट्स जो है वो मतलब क्रॉस की। Finally, I understood I was living an unsustainable life and needed to make some changes in my outlook and lifestyle. तो लास्ट में मुझे समझ में आया कि मेरी जो ज़िंदगी है वो अनसस्टेनेबल सी हो रही है और मुझे कुछ चेंजेस चाहिए मेरे आउटलुक में, मेरे लाइफस्टाइल में, ज़िंदगी के प्रति जो मेरा रवैया है, जो एटीट्यूड है, उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे। इस तरह की ज़िंदगी से मैं आगे नहीं बढ़ सकता, बिकॉज दिस इज़ एग्जॉस्टिंग मी, दिस इज़ मेकिंग मी डेस्परेट, आई एम नॉट वेल फिजिकली। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। You and I don't have to be like everyone else or keep up with anyone else. Each of us needs to be exactly the way we are and we do not have to apologize for it. तो राइटर कहता है जरूरी नहीं कि आप और मैं सेम हो, हमारे पाथ सेम हो, हमारी लाइफ सेम तरह से रहे, तो ये ज़रूरी नहीं है। हमारी लाइफ वैसे ही रहनी चाहिए जैसे कुदरत ने हमें बनाया है और हमें इसके लिए कोई अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। We are not all alike and we need to find a comfort zone in which we can enjoy our lives instead of making ourselves sick with an overload of stress and pressure. तो हम सभी एक जैसे नहीं हैं, हमें कंफर्ट जोन में ढूंढना चाहिए अपनी ज़िंदगी के लिए जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को जी पाएँ और इसके बजाय कि हम अपने आप को क्या करें, ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर में डाल के बीमार कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड टू फाइंड आवर ओन कंफर्ट जोन, वी नीड टू लिव आवर लाइफ इन आवर ओन वेज, वी नीड नॉट इमिटेट एनीबॉडी। यहाँ पे ये राइटर कहना चाह रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन वाई लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट। कहता है कि जो जिंदगी है लिविंग ऑन द एज, मतलब जैसे एक होता है ना खतरों वाली जिंदगी जीना, जो है वो पॉपुलर क्यों बनता जा रहा है, ये इसलिए है कि वी कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, मतलब हमें कुछ नया करने की चाहत है हर बार। पॉपुलेशन बीइंग मच यंगर, देखिए पॉपुलेशन का कोई जिक्र नहीं है यंगर का। एग्जॉस्टिंग एफर्ट्स टू मेक चेंजेस, इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है कि स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्टे विद इन आवर लिमिट्स, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज अपने लिमिट के अंदर है ना। हाँ, इंसान नई नई चीजें इसलिए करना चाहता है मोस्ट प्रोबेबली कि कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, कि वो कुछ अलग करना चाहता है। वो जैसे एक इसके अंदर सेंटेंस आपने देखा होगा कि वो इट्स मी, ओके, तो वो इंसान ये चाहता है कि बार वो क्या करें, कुछ अलग करें, इसलिए वो अलग जिंदगी जीना चाहता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोट्स। तो एक आपको कोटेशन यहाँ पे बताना है जो कि सेंट्रल आइडिया को बता रहा हो, जो पैसेज आपने अभी भी पढ़ा है।
It's all about quality of life and finding a happy balance between work and friends. No, देखिए फ्रेंड्स और वर्क की कोई बात वहाँ पे नहीं हुई. फिलिप ग्रीन का कोटा ये नहीं हो सकता. टू गो बियॉन्ड इज एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट. कहता है कि लिमिट क्रॉस कर जाना उतना ही गलत है जितना कि लिमिट से पहले रह जाना. तो ये भी आई थिंक सेंट्रल आइडिया नहीं हो सकता इस पैसेज का, क्योंकि लिमिट से पहले की कोई बात नहीं हुई है. लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप आवर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग. जिंदगी एक बाइसिकल की तरह, अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा. आगे बढ़ना तो होगा, बट एट द सेम टाइम इस पैसेज में तो ये भी है कि आपको एक क्या करना होगा, एक बैलेंस्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ना होगा. बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट इज समथिंग यू क्रिएट. तो देखिए, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज कि बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट इज समथिंग यू क्रिएट. कि बैलेंस ऐसा नहीं है कि जो आपको अपने आप मिल जाता है. बैलेंस आपको अपनी लाइफ का खुद क्रिएट करना है. इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअलिटी. तभी कहा है कि मैं और आप बिल्कुल डिफरेंट जिंदगी जी सकते हैं एंड स्टिल वी कैन बी कंफर्टेबल इन आवर ओन जोन्स, वी कैन बी परफेक्टली हैप्पी. तो बैलेंस ऐसा नहीं है जो आपको मिलता है. इट इज नॉट अ गिवन, इट इज समथिंग यू क्रिएट. So this is the correct answer, option 4 you can say. Next is, which of the characteristics are apt about the writer in the following context? I know I have limits and that I have reached them, but I'm going to ignore them and see if or how long I can get by with it. तो राइटर कह रहा है मुझे पता है मेरी लिमिट्स है, मैं उन लिमिट्स तक पहुंच भी गया हूँ और जल्दी उन्हें क्रॉस करने वाला हूँ. तो देखते हैं कि कब तक ऐसा चलता रहता है. तो इससे राइटर का कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आती है उसके नेचर की. नेग्लिजेंट, हाँ जी नेग्लिजेंट लग रहा है इस बात में. इनडिसाइसिव तो नहीं है बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज गोइंग टू डू. स्पॉन्टेनियस भी नहीं है. रेकलेस, या रेकलेस है. रेकलेस मीन्स आप ये कह सकते हैं कि विदाउट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू एनीथिंग. पर्पजलेस भी हम काइंड ऑफ नहीं कह सकते, एंड पेशेंट भी नहीं. सो आई थिंक 2 and 4 क्वालिफाई हेयर, नॉट 2 or 4. So sorry, it is 1 or 4. So option C should be correct here. Negligent and reckless. Reckless होता है जब you start doing something without paying heed, without paying attention to any consequence. Similar in negligent when you are careless. तो ये दोनों चीजें इसमें सामने दिखती है. Next is, which of the following will be the most appropriate title for the passage? तो टाइटल क्या हो सकता है पैसेज का? Much too soon, enough is enough, how much is too much, have enough to do. तो देखिए मच टू सून आपको इसमें मुझे नहीं लग रहा कि एक टाइटल शूट करता है यहाँ पे. इनफ इज इनफ इज ऑल्सो आई मीन नॉट, इट इज रिलेटेड टू दिस पैसेज बट इट इज नॉट द यू कैन से अप्रोप्रिएट टाइटल, मोस्ट अप्रोप्रिएट. हाउ मच इज टू मच, या इट कैन बी. हाउ मच इज टू मच, आई मीन इफ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स देन हाउ मच इज टू मच, यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस देयर. हैव इनफ टू डू को भी इस हम इग्नोर करेंगे, इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है. सो सी शुड बी द आंसर हियर. हाउ मच इज टू मच, दैट मीन्स यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ. ओके, यू कैन नॉट लिव इट recklessly. The phrase potentially harmful circumstances refers to circumstances that can be. Potentially mean that can be possibly dangerous. So this is the answer here. C. Certainly, potentially doesn't mean certainly. It also doesn't signify fairly dangerous. Okay, potentially just means possibly. It is a possibility that it can be harmful. Seldom is also not conveyed by potentially. Next is, select the option that makes the correct use of unsustainable as used in the passage to fill in the blank space. हमें देखना कि unsustainable कौन से सेंटेंस में फिट होता है. In the long run the unsustainable officials, नहीं officials के साथ unsustainable नहीं जाता, persons के साथ नहीं कहते हैं हम. Emergency procedures were sustainable by the official, unsustainable by the official. This also doesn't make any sense. Officials reported and dash set of events during the emergency. During an unsustainable set of this also doesn't sound good. Officials admit that the emergency system is unsustainable in the longer run. Yeah, the things can be unsustainable or sustainable in the longer run. So D fits fine here. So D must be the answer. Next is, the author attempts to dash the readers through this write-up. तो author क्या करना चाहते हैं इस write-up के जरिए readers को? He doesn't want to rebuke, नहीं डांटना नहीं चाहते हैं. क्वेश्चन भी नहीं कोई पोज नहीं किया है. ऑफर एड, कोई सहायता इस तरह से नहीं दिया. ऑफर एडवाइस, या द ऑथर इज ट्राइंग टू गिव अस एन एडवाइस कि इस तरह से आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए. सो डी मस्ट बी द आंसर हियर.
The author uses colloquial words such as ye, woo, foo. Which of the following is not a colloquial word? Colloquial words are those words which are used in spoken language, जैसे कि ये, वो वगैरह. और यहाँ पे देखिए हुक्ड जो वर्ड है वो भी colloquial है, एंड गाय भी हम कह सकते हैं. दिस इज नॉट अ फॉर्मल वर्ड. ये स्पोकन इंग्लिश में, या फिर आप ये कह सकते हैं स्लैंग्स, these आर द काइंड्स ऑफ स्टफ भी हम इनफॉर्मल सेंस में यूज करते हैं. या स्ट्रेस is not a colloquial word. That means D must be the answer. Stress is not a colloquial word. What does the author mean when he says to get our lives in order? Author जब कह रहा है कि अपनी जिंदगी को order में लाना, मतलब उसका मतलब क्या है? To resume? No. Resume होता है start करना फिर से. Organize, yeah. Organize means to get the things in order. To rebuild भी यहाँ पे नहीं बनेगा, control भी नहीं बनेगा. या organize is the answer here. Choose the option that correctly states the two meanings of outlook as used in the passage. Outlook होता है attitude या रवैया किसी चीज के प्रति. A person's evaluation of life. You can say a person's evaluation of life is not outlook. Evaluation is something different. A person's experiences in life are not called outlook. A person's point of view, yeah, that's definitely the outlook. क्या रवैया रखते हैं. A person's regrets, no, that is nothing to do with the outlook. A person's general attitude to life, yeah, point of view towards life and general attitude. That means 3 and 5 qualify here. So C should be the answer here. The author explains the importance of discipline and boundaries in our lives using the example of. तो देखिए जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन और बाउंड्रीज की क्या अहमियत है, क्या एग्जाम्पल देता है ऑथर इसके लिए. रोड एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक रूल्स, लाइंस ऑन द हाईवे और सेफ ड्राइविंग. ऑफ कोर्स लाइंस ऑन द हाईवे, क्योंकि देखिए इन्हीं का मेंशन किया गया है कि हाईवे पे जो लाइंस होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है और हम कितना सेफ रहते हैं. व्हाट इज द मैसेज कॉन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज. जो पैसेज का लास्ट पैराग्राफ है उसमें क्या मैसेज कॉन्वे किया गया है. लव व्हाट यू डू, लव योरसेल्फ, लव व्हाट यू डू. नो, दिस इज नॉट द मैसेज गिवन देयर कि हम जरूरी नहीं कि हम बाउंड्रीज के अंदर रह के काम करते हैं. लव योरसेल्फ टू लव अदर्स, नहीं, खुद से लव करने की भी बात नहीं कही गई है. बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट मेंशन देयर. बी योर सेल्फ, या, दिस इज द मैसेज कि आप जिस तरह से आपकी जिंदगी आप उसे मतलब अपने कंफर्ट जोन में रह के अलग अलग तरीके से भी दो पर्सन्स अलग अलग तरीके से जिंदगी जी सकते हैं. तो आप अपना यू जस्ट बी योर सेल्फ एंड लिव योर लाइफ अकॉर्डिंगली, ये मैसेज गिवन है. सो दिस इज द आंसर. अब देखिए सेकंड पैसेज जो है वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं. The UN's 2017 International Year tells that sustainable tourism is an important tool for development, most importantly in poor communities and countries. Today, sustainability, environmental, social, and economic, is increasingly recognized as the benchmark for all tourism business. As noted by the UN World Tourism Organization, 57% of the international tourist arrivals will be in emerging economies by 2030. The various tourism terms are defined as follows. तो देखिए यूनाइटेड नेशंस ने 2017 इंटरनेशनल ईयर में ये बताया था कि सस्टेनेबल टूरिज्म जो है वो डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट टूल है. अगर आपको डेवलप करना है तो आपका टूरिज्म सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब टूरिज्म होते रहना चाहिए, आपके कंट्री में टूरिस्ट आते रहने चाहिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये किसके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, पुअर कम्युनिटीज़ और कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा मतलब टूरिज्म के जरिए अगर हो तो उनके लिए बेनिफिशियल रहता है. और आज जो है टूरिज्म बिजनेस के लिए जो बेंचमार्क बन गए हैं ना वो है एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी जो है इनको ध्यान में रख के टूरिज्म बिजनेस के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है. ये बेंचमार्क बन गए हैं, एक पैरामीटर बन गए हैं उसको प्रमोट करने के लिए. एज नोटेड बाय द यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं कि 2030 तक जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे 57% इंटरनेशनल टूरिस्ट उन्हीं कंट्रीज में जाएंगे जो डेवलपिंग या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं. और कुछ टर्म्स डिफाइन की गई है टूरिज्म की, तो वो हम देख लेते हैं. कुछ कैटेगरीज हैं, इको टूरिज्म, एथिकल टूरिज्म, जियो टूरिज्म, प्रो पुअर टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म. तो इको टूरिज्म में बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरियाज दैट कंजर्व्स द एनवायरनमेंट, socially and economically sustains the well-being of local people and creates a knowledge and understanding through interpretation and education of all involved including staff, travelers and community residents. तो इको टूरिज्म वो होता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल वे से ट्रैवल करते हैं, आप एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे उसे नुकसान नहीं पहुँचाते,
और इस तरह से आपके किसी काम से वहाँ पे कोई भी सोशली और इकोनॉमिकली कोई भी मतलब लोगों का नुकसान नहीं होता, ठीक है, और सभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है और एक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। एथिकल टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म इन अ डेस्टिनेशन वेयर एथिकल इश्यूज आर द की ड्राइवर, सोशल इंजस्टिस, ह्यूमन राइट्स, एनिमल वेलफेयर और द एनवायरनमेंट। आप ऐसी जगह पे जब टूरिज्म के लिए जाते हैं जहाँ पे सोशल इश्यूज या फिर ह्यूमन राइट्स या इस तरह की चीज़ें, एनिमल वेलफेयर, इन चीज़ों की बात होती है। जियो टूरिज्म, tourism that sustains or enhances the geographical character of a place, its environment, heritage, aesthetics, culture and well-being of its residents। वो टूरिज्म जो किसी जगह के लोगों की जियोग्राफिकल कैरेक्टर को या तो बनाए रखता है या उसे प्रमोट करता है, एनहेंस करता है, चाहे इसके एनवायरनमेंट को बढ़िया बना दे या बना के ही रखे, हेरिटेज को कुछ कंट्रीब्यूट करे, एस्थेटिक्स होता है जो ब्यूटी की चीजें होती है, कल्चर या फिर इसके रेजिडेंट्स के वेलबींग की बात करें, उसको प्रमोट करें या कम से कम उसे बनाए रखें, वो जियो टूरिज्म है। प्रो पुअर टूरिज्म होता है टूरिज्म दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज नेट बेनिफिट फॉर द पुअर पीपल इन डेस्टिनेशन। वो टूरिज्म जिससे क्या होगा, मतलब जिस जगह पे जाते हैं आप वहाँ पुअर पीपल के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, दैट इज प्रो पुअर टूरिज्म। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म दैट मैक्सिमाइजेज द बेनिफिट्स टू लोकल कम्युनिटीज, मिनिमाइजेज नेगेटिव सोशल और एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स एंड हेल्प्स लोकल पीपल कंजर्व फ्रेजाइल कल्चर्स एंड हैबिटेट्स और स्पेसीज। इट इज मोर और लाइक इको टूरिज्म। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो है उसके जैसा लग रहा है कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट्स देता है, जो एनवायरनमेंट पे और सोशल जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करता है और लोगों को के फ्रेजाइल कल्चर्स या हैबिटेट्स उनको बचाने में, कंजर्व करने में हेल्प करता है। एंड फाइनली वी हैव सस्टेनेबल टूरिज्म, टूरिज्म दैट लीड्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज इन सच अ वे that economic, social and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity and life support systems। तो सस्टेनेबल टूरिज्म वो होता है जो इन चीज़ों को सस्टेन किए रखता है, जहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल और एस्थेटिक नीड्स जो है वो मेंटेन की जा सके, वो फुलफिल की जा सके, साथ ही जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कल्चरल की जो प्रोसेसेस है, इंटेग्रिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उनको भी हम बनाए रखें और टूरिज्म भी होता रहे, तो दैट इज सस्टेनेबल टूरिज्म। तो देखिए, बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड बाय अ सर्वे बाय ट्रैवल ब्यूरो, द फॉलोइंग मार्केट प्रोफाइल ऑफ एन इको टूरिस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड। तो एक इको टूरिस्ट की ये जो है प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट की गई थी, मार्केट प्रोफाइल। एज के बारे में बताया गया है इको टूरिस्ट के बारे में कि 35 to 54 years old, although age varied with activity and other factors such as cost। जेंडर के बारे में बताया गया 50% फीमेल एंड 50% मेल, although clear differences based on activity were found। Education, 82% were college graduates, a shift in interest in ecotourism from those who have high levels of education to those with less education was also found, indicating an expansion into mainstream markets। तो देखिए, एजुकेशन में क्या है कि 82% जो इको टूरिस्ट थे वो कॉलेज ग्रेजुएट्स थे और ये एक शिफ्ट देखा गया है। पहले तो जो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन था जिनका, वही टूरिज्म के लिए जाते थे, अभी फ्रेश जो ग्रेजुएट्स है कॉलेज के वो भी एक मेजर परसेंटेज उनका भी जाने लगा है, तो ये एक शिफ्ट है। हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन, नो मेजर डिफरेंसेस वर फाउंड बिटवीन जनरल टूरिस्ट एंड एक्सपीरियंस टूरिस्ट। तो देखिए, एक्सपीरियंस टूरिस्ट, इको टूरिस्ट वो होते हैं जो पहले ही मतलब टूरिज्म पे जा चुके होते हैं, और जनरल टूरिस्ट जो पहली बार आते हैं। पार्टी कॉम्पोजिशन, अ मेजॉरिटी 60% of experienced ecotourism respondents stated that they prefer to travel as couple, with only 15% stating they prefer to travel with their families and 13% prefer to travel alone। तो देखिए, कहते हैं कि किस किस के साथ आना पसंद करते हैं, तो 60% लोग ये कहते हैं, रिस्पोंडेंट्स कहते हैं, एक्सपीरियंस्ड जो इको टूरिस्ट है वो कहते हैं कि हम कपल आना पसंद करते हैं, 15% कहते हैं कि हम फैमिली के साथ आना पसंद करते हैं, और 13% कहते हैं कि हम अकेले आना पसंद करते हैं। एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट होने का आ गया है जो कि पहले कम से कम एक इको टूरिज्म ओरिएंटेड ट्रिप पे गए हो, कभी कम से कम एक ट्रिप तो उन्होंने किया हो। ट्रिप ड्यूरेशन के बारे में लोगों का ये मानना है कि जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट था उनका ये कहना था, 50% लोगों का ये कहना था कि वो ये प्रेफर करते हैं कि ट्रिप कितने दिन की हो, टूरिज्म की 8 to 14 डेज की। एक्सपेंडिचर के बारे में ये था कि एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट वर विलिंग टू स्पेंड मोर देन जनरल टूरिस्ट, द लार्जेस्ट ग्रुप 26%। तो जो एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट थे ना, 26% जो थे उनका कहना था कि हम ज़्यादा स्पेंड करना मतलब विलिंग है उसके लिए, और जनरल टूरिस्ट जो थे वो ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते थे। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या थे उनके लिए, ट्रिप के लिए सबसे अहम बातें क्या थी, मतलब क्या किस लिए वो ट्रिप के लिए आए थे, कहाँ घूमना चाह रहे थे। तो एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट ने 3 रिस्पॉन्सेज जो उनकी टॉप 3 थी वो थी कि वाइल्डरनेस सेटिंग, ठीक है, जो जंगलों वगैरह में मान लीजिए देखने के लिए,
उस जगह को। वाइल्ड लाइफ व्यूइंग, वाइल्ड लाइफ को भी देखने के लिए जाएंगे, और हाइकिंग और ट्रैकिंग भी हम करेंगे। ये 3 बातें थी एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट की। और मोटिवेशंस फॉर टेकिंग नेक्स्ट ट्रिप, अगली ट्रिप लेने का मोटिवेशन का था। एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट ने दिखाया, बताया उनकी टॉप 2 रिस्पॉन्सेज ये थी कि हम अगली बार इसलिए आना चाहेंगे क्योंकि हम एंजॉय करते हैं सीनरी को या नेचर का जो व्यू है, और हमें नए एक्सपीरियंसेस और नए प्लेसेस पे जाने का मौका मिलता है। तो ये बात उन्होंने कही। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइन डैश रिकॉग्नाइज्ड एज द बेंचमार्क, द वर्ड बेंचमार्क डज नॉट रेफर टू। तो देखिए हमने पढ़ा था कि सस्टेनेबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेंचमार्क, तो बेंचमार्क किसको रेफर नहीं करता? बेंचमार्क अ बेसिस फॉर समथिंग, देखिए इसको रेफर करता है। बेंचमार्क बेसिस होता है किसी चीज का। द क्राइटेरियन, क्राइटेरियन को भी हम बेंचमार्क कहते हैं। द एबिलिटी टू लॉन्च समथिंग न्यू, नो दिस इज नॉट रिलेटेड, नई चीज का बेंचमार्क से कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हाँ जी, इसको भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी कह देते हैं हम बेंचमार्क को, कि एक नया एक बेसिस है, एक क्राइटेरियन है, या फिर एक रेफरेंस पॉइंट है, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू। तो बेंचमार्क जो है वो इसको रेफर नहीं करता सी को, और सी शुड बी आवर आंसर, द एबिलिटी टू लॉन्च समथिंग न्यू। The World Tourism Organization of the UN in an observation shared that emerging economies of the world will gain 57% of their annual profits from international tourists. नहीं, देखिए ऐसा नहीं था कि एनुअल प्रॉफिट्स का 57% आप इंटरनेशनल टूरिस्ट से मिलेगा। उसमें यह मेंशन था कि 57% के करीब जो है वो टूरिस्ट जाएंगे इन कंट्रीज में। Countries with upcoming economies shall see maximum tourist footfall from all over the world in the next decade. Yes, 2030 तक बोला था कि इनमें more than 50% जो है वो क्या होगा, इमर्जिंग या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज में टूरिस्ट आएंगे। तो ये एक ऑप्शन बनता है। आगे देख लेते हैं। A large number of international tourists in 2030 will be from developing countries. नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो जाएंगे टूरिस्ट, वहां से आएंगे नहीं। Barely any tourist in the next decade shall travel from an economically strong nation to a weak one. तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशन से वीक वन में मतलब कोई मुश्किल से एक टूरिस्ट रहेगा, ऐसा भी कोई मेंशन नहीं है। तो बी शुड बी द आंसर हियर कि ज्यादातर फुटफॉल्स या फिर ज्यादातर टूरिस्ट जो होंगे वो डेवलपिंग इकोनॉमी में जाएंगे, मोर देन 50%। नेक्स्ट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज इंपॉर्टेंट टू इको टूरिस्ट ऑन ट्रिप इज, देखिए एलिमेंट्स बताए थे उन्होंने कि हम ट्रैकिंग करते हैं, हम वाइल्डरनेस सेटिंग में देखते हैं, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग देखते हैं। तो कहते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वाइल्ड एंड अनटच्ड सराउंडिंग्स, यस ये बोला था। कल्चरल एक्सचेंज का नहीं बोला था, कार एंड बस राइड्स नहीं बोला था, फुली फर्निश्ड फ्लैट्स नहीं बोला था। ए शुड बी द आंसर हियर। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग। Asha Matthew and NRI loves animals and wishes to travel to places that safeguard their rights and inculcate awareness of their rights. What kind of tourist is she? तो देखिए एनिमल से शी लव्स एनिमल्स एंड वो है उनके राइट्स की बात कर रही है और उनके राइट्स को सेफगार्ड करना चाह रही है। तो शी मस्ट बी एन इको टूरिस्ट, क्योंकि इको के बारे में हमने पढ़ा है, ये सब चीजें होती हैं। And Gurdeep Singh from UK is an environmental scientist and has always chosen to travel to places that are examples of a symbiotic relationships between man and nature. What kind of tourist is he? तो देखिए मैन और नेचर के बीच में सिम्बायोटिक का अगर रिलेशन की बात करें तो ये बात होती है एक जियो टूरिस्ट की। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए एथिकल टूरिस्ट एंड जियो टूरिस्ट। सो दिस शुड बी द आंसर बी। इको टूरिस्ट नहीं हो सकता, सस्टेनेबल टूरिस्ट वन नहीं है, एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट आप ये कह सकते हैं डी के अंदर। गुरदीप सिंह का रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट भी नहीं हो सकता। सो बी शुड बी आंसर हियर। Based on your understanding of the passage, choose the option that lists the inherent qualities of geotourism. Geotourism की inherent qualities क्या है? Showcases adventure sports, नहीं sports की बात नहीं हो रही थी वहाँ पे। Promotes landscape appreciation, yes, landscape का appreciation है geotourism में। Promises luxurious travel, no, this cannot be an element of it. This can also not be. Includes being environmentally responsible, no, ये भी नहीं हो सकता। Believes in commercializing forest, never. Initiates donations for the underprivileged, no, this can also not be the answer. Yes, yeah, this fourth one is the you can say includes being environmentally responsible. Yeah, so this is correct. So second and four, so this will be our answer C. Next is in the market profile of an ecotourist, the information on gender indicates that
Female ecotourists were more than the male ecotourists. The activity preferences were varied in females. The activity preferences were varied in females and males. The choice of things to do on a trip were quite similar for both the genders. Male ecotourists were frequent travelers. Only this one has been given in the passage. ये बोला गया था कि एक्टिविटी की केसेस में जब जेंडर की बात थी तो एक्टिविटीज़ वर वेरिड, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ थी उनकी, तो एक्टिविटी प्रेफरेंसेस वर वेरिड इन फीमेल्स एंड मेल्स. रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस डू नॉट क्वालिफाई. The education aspect in the market profile of the ecotourist revealed that mainstream market trends were popular with undergraduates. Mainstream market trends were popular with undergraduates. ऐसा पहले नहीं था. Ecotourists were only those who had basic education. ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है. Mainstream markets were popular tourist destination for educated ecotourists. ऐसा भी नहीं वहाँ पे दिया हुआ. Ecotourism was no more limited to the small group of highly educated travelers. Yes, ये बात थी कि अभी 82% के करीब ग्रेजुएट्स वहाँ पे गए थे, तो अभी it was no more limited to a small group of highly educated travelers. अभी और लोग भी इसमें आने लगे हैं, ग्रेजुएट्स भी. According to the survey conducted by the Travel Bureau, the total percentage of experienced tourists who did not prefer to travel alone. देखिए, did not prefer to travel alone. हमने देखा था 60 के करीब जो थे वो कपल्स जाना पसंद कर रहे थे, 15% विद द फैमिली एंड समवेयर अराउंड 13% प्रेफर टू ट्रैवल अलोन. तो अलोन वाले 13% थे. इसके अलावा 60 प्लस 15% दैट मींस 75% ऐसे लोग थे जो अलोन नहीं पसंद करते, डिड नॉट. ओके, आपको ये नोट ध्यान से देखना है क्योंकि कई बार हम इसमें ध्यान नहीं देते, तो ऐसा नहीं करना है. 75% शुड बी द आंसर हियर. According to the survey, one of the most powerful driving forces leading experienced ecotourism to invest in new trips was, देखिए, न्यू ट्रिप्स में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्राइविंग फोर्स क्या थी? सेटिंग अप वर्क स्टेशन इन न्यू प्लेसेस, नो. द चांस टू गो कैंपिंग इन द वाइल्ड, नहीं. कॉम्पीटिंग विद अदर इकोटूरिस्ट एज फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, नहीं. कैंपिंग का कोई मेंशन नहीं था, देखिए, और औरों के साथ कंपटीशन का भी कोई मेंशन नहीं था. द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, यस, न्यू प्लेसेस और न्यू एक्सपीरियंसेस मेंशन था वहां पे. सो डी शुड बी योर आंसर. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू. इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज विल बेनिफिट फ्रॉम सस्टेनेबल टूरिज्म, दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज को फायदा मिलेगा. द टूरिज्म बिजनेस करंटली रिकॉग्नाइजेस सस्टेनेबिलिटी एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, यस, सस्टेनेबिलिटी की बात थी कि एक बेंचमार्क है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. Emerging economies will receive negligible international tourists in the near future. No, emerging economies are going to receive more than 50% international tourists. So this is wrong. This is not true according to the passage. और fourth और देख लेते हैं एक बार. The sustainability factor in tourism is a significant means for development. तो डेवलपमेंट का भी मेंशन था स्टार्टिंग में कि सस्टेनेबिलिटी फैक्टर जो हो एक सिग्निफिकेंट मीन्स है डेवलपमेंट के लिए. तो C should be your answer. The survey clearly showed that the age range of ecotourists remained the same for the choice of tourist attractions to visit, changed with the monetary requirement for the trip, fluctuated due to male-female ratio, was constant across various features of the trip. तो देखिए, cost consideration था स्टार्टिंग में, अगर हम बात करें इसके अंदर, ठीक है, तो एक्टिविटी और कॉस्ट का जिक्र था. तो कॉस्ट की बात अगर करें तो चेंज्ड विद द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द ट्रिप. जो एज रेंज है इको टूरिस्ट की वो चेंज हुई मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब कॉस्ट किसी को कम लग रही थी, किसी को ज़्यादा लग रही थी. फाइनली, who is not an experienced ecotourist? Experienced ecotourist कौन सा नहीं है? The person who has traveled as an ecotourist once earlier, नहीं, उसको तो हम कहेंगे. The person who is yet to travel even once as an ecotourist, yes, ये हो सकता है. थर्ड देख लेते हैं. The person who is a regular ecotourism enthusiast, नहीं, ये भी नहीं होगा. The person who is not regularly traveling, not regularly traveling का मतलब हो सकता है कि कभी ना कभी तो ट्रैवल किया होगा ना, तो इसको भी हम क्लियरली नहीं कह सकते. So B should be our answer. So students, these were your passages. I hope that you have understood these passages, and still if you have any doubt, if you have any question to ask, then you can post that as a comment in the comment section. And if you like this video, then please do share it with your friends and subscribe my channel English 360. Thank you for watching. Thank you.